नमस्कार। गिरीश गुप्ता के चैनल में आपका स्वागत है। पहला क्वेश्चन माइंड अमन साहब की तरफ से है। वो एक लंबा क्वेश्चन पूछ रहे हैं और कहते हैं कि सर, जब प्रमोटर अपने शेयर प्लेज करते हैं तो वो कंपनी में लगाते हैं या उनके निजी उपयोग में पैसा आता है? अगर पैसा कंपनी में लगाते हैं तो चिंता की क्या बात है, और अगर निजी होता है तो इसका कंपनी से क्या लेना देना। फिर वो कहते हैं कि ज़्यादा प्लेज परसेंटेज अगर किसी कंपनी में प्रमोटर की होती है तो इसका बुरा असर कैसे होता है। तीसरा, फिर वो पूछते हैं कि यदि किसी कंपनी में प्रमोटर होते ही नहीं तो उसे कैसे पढ़ें। चौथा, प्रमोटर की नीयत कैसे आंकें। और पांचवा, विजय माल्या जी की कंपनी ने कर्ज लिया था तो कंपनी बैंकरप्ट होती या कर्ज चुकाती, विजय माल्या पर केस क्यों हुआ। तो देखिए माइंड अमन साहब, बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चंस आपने पूछे हैं, और इस तरह के क्वेश्चंस जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस होते हैं ना, अगर आप लोग, सभी दर्शकों से मेरा अनुरोध है कि वो अगर इस तरह के कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस आपके मन में आते हो ना तो आप अवश्य पूछिए। डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस का आंसर देने में मुझे ज़्यादा आनंद आता है। कंपनी का एनालिसिस के क्वेश्चन के बारे में तो आप पूछते ही हैं, लेकिन जब कोई भी क्वेश्चन इस चैनल के ऊपर बाकी दर्शकों की जानकारी में वृद्धि करता है तो वो हम सब के लिए फ़ायदेमंद है। तो एक एक करके इसका माइंड अमन साहब के क्वेश्चंस का आंसर करते हैं। पहले इन सब चीज़ों के लिए आपको प्रमोटर और कंपनी के संबंध में आपस में इन दोनों का क्या रिलेशन है इसको समझना पड़ेगा। अगर आप लोग हमारा वीडियो लगातार देख रहे हैं और पूरा देख रहे हैं तो हम इस बारे में कई बार बता चुके हैं कि आखिर कंपनी क्या होती है और प्रमोटर क्या होता है। तो एक बार फिर रिकैपिचुलेट करा देता हूँ, आपको पुनः स्मरण करा देता हूँ कि कंपनी जो है ना वो आपके और हमारी तरह से एक प्राणी है। हम तो बायोलॉजिकल प्राणी हैं, ठीक है, लेकिन जो कंपनी है ना वो एक लीगल प्राणी है। अब इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, लॉ में ये ताकत है कि किसी को भी वो एक पर्सन का दर्जा दे सकता। पर्सन का क्या मतलब है? जो कोई भी, अब इसमें जो कोई में कोई इफ एंड बट नहीं है, जो कोई भी कुछ राइट्स रखे और उसके ऊपर कुछ ड्यूटीज हों, ठीक है, तो वही लॉ की नज़र में एक व्यक्ति है। और लॉ ने अपनी ताकत के द्वारा कंपनी को एक व्यक्ति का दर्जा दे दिया, यानी कंपनी के पास कुछ राइट्स हैं और कुछ ड्यूटीज़ हैं, ठीक है, उसके ऊपर कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और कुछ उसके कर्तव्य हैं जिनको कंपनी को पूरा करना होता है। अब प्रमोटर क्या हुआ? प्रमोटर वो व्यक्ति है या वो एंटाइटी है। प्रमोटर एक कंपनी भी हो सकती है, दूसरी कंपनी भी प्रमोटर हो सकती है, पहली कंपनी का वो एंटाइटी है जो, या वो चीज़ है या वो व्यक्ति है, ठीक है, जिसने कंपनी को का कंसेप्चुलाइज किया और उसको धरती पर लाने में या उसको अवतरित करने में या उसको मूर्त रूप देने में अपना योगदान दिया। ये प्रमोटर है। प्रमोटर और कंपनी का पेरेंट्स और चाइल्ड से रिलेशन जो है, मतलब पेरेंट्स का जो चाइल्ड से रिलेशन है वही प्रमोटर का एक कंपनी से रिलेशन है। लेकिन माँ बाप में और बच्चे में जो रिलेशन है और कंपनी और प्रमोटर में जो रिलेशन है वो दोनों एक मायने में बहुत ज़्यादा अलग हैं। हम तो बायोलॉजिकल हैं, हमें तो ईश्वर ने पैदा किया है, हम लीगल पर्सन भी हैं, लेकिन कंपनी और प्रमोटर में जो संबंध है ना वो बायोलॉजिकल संबंध नहीं है, वो लीगल संबंध है, कानूनी संबंध है।
मैं जैसे जैसे इस चीज़ को डिस्कस करूंगा आगे, वैसे वैसे ये बात क्लियर होती जाएगी। तो अब क्या है कि जैसे ही प्रमोटर ने कंपनी को मूर्त रूप दिया या कंपनी को साकार रूप में प्रस्तुत कर दिया, वैसे ही प्रमोटर अलग और कंपनी अलग, जैसे हमारे पेरेंट्स अलग और हम अलग। इसके बाद प्रमोटर का कंपनी में कोई रोल और नहीं रह जाता जहां तक कि राइट्स एंड ड्यूटीज का सवाल है। ठीक है। अब चूंकि हम तो बायोलॉजिकल प्राणी हैं, हम और हमारे पेरेंट्स, तो हम कानून ने हमको यही बता रखा है अपने माता पिता की आप सेवा करो। अगर आप नहीं करोगे, अगर उनके ओल्ड एज में सेवा नहीं करोगे तो आपको कुछ ना कुछ परिणाम उसके भुगतने पड़ेंगे। यहां पर प्रमोटर का और कंपनी का आपस में कोई लायबिलिटी नहीं है प्रमोटर की कि भाई इस कंपनी की देखभाल करे। ठीक है। अब क्या है कि जो जिम्मेदारी, अब कंपनी तो जब साकार रूप में आ गई, अब कंपनी तो ईंट और पत्थर की बनी हुई है या सीमेंट और आयरन की बनी हुई है, तो वो कैसे काम करेगी? तो उसको चलाने के लिए डायरेक्टर्स की नियुक्ति की जाती है। जैसे मैनेजिंग डायरेक्टर हुआ, ठीक है, तो जनरली एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनता है। बोर्ड का मतलब क्या? कई डायरेक्टर्स वो जब सामूहिक रूप में मिल जाते हैं तो उसको बोर्ड कह देते हैं। जैसे उसका जो हेड होता है, ठीक है, उसको चेयरमैन बोलते हैं, और बाकी डायरेक्टर्स कहलाते हैं। जैसे राजा और दरबारी, तो दरबार को बोर्ड कह दीजिए आप। ये सारी चीज़। अब बात यह है कि जब प्रमोटर ने शेयर प्लेज कर दिए तो आपके और हमारे शेयर्स में और प्रमोटर के शेयर्स में कोई अंतर नहीं है। प्रमोटर का कंपनी से रिलेशन खत्म हो गया। अब प्रमोटर के पास जो शेयर हैं, जैसे आपके और हमारे पास भी शेयर्स होंगे, तो वैसे प्रमोटर के पास भी शेयर है। प्रमोटर ने उसको रख दिया गिरवी। अब उससे उसने पैसे ले लिए। अब क्यों गिरवी रखेगा भाई? उसको पैसे चाहिए, कंपनी में ही लगाने होंगे, ठीक है, तो उसी शेयर को गिरवी क्यों रखेगा? क्योंकि ऑलरेडी वो तो पैसे लगा चुका कंपनी में, या तो वो सेकेंडरी मार्केट से खरीदे। जब तक कि प्राइमरी मार्केट में वो पैसा नहीं, मतलब यानी कंपनी में पैसा तभी जाएगा जब नए शेयर इशू, ठीक है, या वो लोन ले ले और कंपनी को लोन दे दे। तो ये सारी जनरली क्या होता है कि जो प्रमोटर्स जो अपना शेयर प्लेज करते हैं वो अपने व्यक्तिगत कामों के लिए लेते हैं, या किसी अन्य कंपनी को फ्लोट करने के लिए लेते हैं। बात यह है कि कंपनी में पैसा वो नहीं लगाते। 95% केसेस में ऐसा कभी भी नहीं होता है। लोन के फॉर्म में लगा सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई करता नहीं है। तो पहली चीज़ तो ये कि कंपनी में पैसा नहीं लगता है, और निजी होता है तो इससे कंपनी का क्या लेना देना। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, कंपनी का कोई लेना देना नहीं, आप कुछ भी करो, लेकिन कंपनी के शेयर पे फर्क पड़ सकता है। कैसे? उसने क्या किया, उसके पास 100 शेयर थे और 100 शेयर का भाव मान लीजिए 50 रुपये, तो 5,000 रुपया उसके टोटल कीमत हुई। अब उसने क्या किया, मान लीजिए 100% सारे जो है ना, उसने कोई बैंक के पास गया, उसको गिरवी रख दी, और गिरवी रखने के बाद बैंक कोई 100% 5,000 तो उसको देने वाला है नहीं, क्योंकि शेयर्स के दाम ऊपर नीचे होते हैं। तो बैंक भी सोचेगा यार कम से कम इतना मार्जिन तो रखूँ कि शेयर का भाव घट जाए। तो वो क्या करता है, जैसे मान लीजिए वो ये कहता है मैं तो 60% दूंगा, तो 5,000 का 60% यानी 3,000 रुपये वो प्रमोटर को पकड़ा देगा, और वो ये कह देगा कि ध्यान रखना ये बात कि अगर इन शेयरों का भाव 4,000 हो गया तो आपको और शेयर गिरवी रखने पड़ेंगे, या और आपको कोलेट्रल लानी पड़ेगी, और आपको कोई चीज़ लाके मकान, दुकान, मॉल आपके पास जो भी है उसको गिरवी रखनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने आपको 3,000 दिए हैं, मैं 3,000 शेयर का भाव होने तक इंतज़ार नहीं कर सकता। स्थिति क्या है? अगर आपका शेयर का भाव 4,000 हो गया
क्योंकि वो 3,000 तक इंतज़ार नहीं करेगा, क्योंकि उसको 3,000 प्लस ब्याज चाहिए। तो वो मान लीजिए ये बैंक वाले की बात बता रहा हूँ। अब क्या हुआ, अचानक से मार्केट में मंदी आई, प्रमोटर शेयर प्लेज्ड हैं, प्रमोटर ने किसी भी काम के लिए लिए और भाव 4,000 हो गया, 5,000 से घट के वो 100 शेयरों का भाव 4,000 हो गया। वो कहेगा प्रमोटर से लाओ पैसा, तो वो पैसा नहीं ला पाया, मान लीजिए नहीं ला पाया, तो क्या करेगा, शेयर बेचेगा। जैसे ही वो बल्क में शेयर बेचा, क्योंकि उसकी बड़ी क्वांटिटी होती है, जैसे ही बेचेगा बाजार में पैनिक आएगा। उनको तो कुछ नहीं करना, उनको पैसा लेना है अपना, वो तो एक बटन दबाएगा, जिस भी भाव में बिके बिके, कम बेची उसको कुछ नहीं, जो पैसा 3,000 प्लस ब्याज जो उसको लेना है ना, वो लेके बाकी पैसा उसको पकड़ा देगा। यहाँ तो बाजार में सेलिंग आ गई ना, यहाँ तो मार्केट मच गई, उसके और खबर मच जाएगी, वो प्रमोटर अपने शेयर ही नहीं छोड़ा पा रहा। तो ये वाली जो चीज़ है, इसके कारण कंपनी में जो प्लेज शेयर जिस कंपनी के ज़्यादा होते हैं, तेज़ी के मार्केट में प्रॉब्लम नहीं आती है। या उसके पीछे मान लीजिए कोई ऑपरेटर पड़ गया या कोई ग्रुप पड़ गया उसके पीछे, और वो मंदी काटते जा रहे हैं, लगातार शेयरों में शॉर्ट किए जा रहे हैं, तो उस प्रमोटर को के गले में फांस हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें, तो यहाँ तक तो ये आपके जो 2 क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे मुझे लगता है। उसके बाद आपने पूछा कि किसी कंपनी में प्रमोटर नहीं होते तो उसे कैसे पढ़ें। तो आईटीसी में प्रमोटर नहीं है, एचडीएफसी बैंक में भी प्रमोटर नहीं है, और कई कंपनी में प्रमोटर नहीं है। अमेरिका में तो प्रमोटर का कंसेप्ट ही नहीं है। जो बड़े शेयर होल्डर्स होते हैं वो अपने अपने नॉमिनी कर देते हैं, बोर्ड बन जाता है, एक दरबार बन जाता है एक, और वो बोर्ड जो है जिसका सबसे ज़्यादा शेयर होल्डिंग होती है वो एक चेयरमैन में नियुक्त कर देता है, नहीं तो वो बोर्ड अपने आप एक चेयरमैन चुन लेता है, वो चेयरमैन बन जाता है बोर्ड का, फिर वो एक सीईओ अपॉइंट कर देते हैं। तो उसमें क्या दिक्कत है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ने की कोई बात नहीं। उल्टा जो प्रमोटर नहीं होता तो ज़्यादा बढ़िया है, कम से कम प्रोफेशनल मैनेजमेंट काम करता है, बोर्ड के कंट्रोल में रहता है। या प्रमोटर होता है तो खुद का इंटरेस्ट होता है। एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों हैं। प्रमोटर होता है और अच्छा प्रमोटर होता है तो वो उसको तान के रखता है सीईओ को, भैया काम क्यों नहीं हुआ। इसीलिए तो ग्रुप्स की वैल्यू है, टाटा के ग्रुप की वैल्यू है, बजाज के ग्रुप की वैल्यू है, या बिरला के ग्रुप की वैल्यू है। तो इसलिए ग्रुप वाली जो चीज़ें जो प्रमोट अच्छे अच्छे जिनको काम करवाना आता है, तो ये एडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज ये है कि जो ऐसे प्रमोटर हो जाते हैं जिनका काम ही सिर्फ रिगिंग करना है या शेयर में ऊपर नीचे करना है, तो फिर वो क्या करेंगे। तो ये फिर प्रमोटर की नीयत को कैसे आंकें। देखिए, प्रमोटर को नीयत को आंकने का कोई तरीका नहीं है, मतलब उसको देख के तो आप आंक नहीं सकते। तो आप जैसे भी दूसरे की नीयत को, आपके मित्र है कोई या आपका पड़ोसी है, कैसे नीयत आंकते हैं, उसके हाव भाव से, उसकी बातों से, वो कह क्या रहा है, कर क्या रहा है, ठीक है, इससे प्रमोटर की नीयत आंकते हैं। तो दुख की बात यह है कि हमारे जितनी भी रिटेल कम्युनिटी है ना, वो सिर्फ भाव देखती है, प्राइस, और जितना भी मीडिया है ना वो यही हाइप चलाता है, कभी भी कोई फंडामेंटली प्रमोटर का एनालिसिस नहीं करता है। तो इस कारण से क्या है, अगर आप प्रमोटर का एनालिसिस करना, उसके आप उस कंपनी को चुन लीजिए। जैसे मान लीजिए एक पर्टिकुलर कंपनी है, वो आपने चुन लिया। अब हम तो करते क्या है, 50-100 शेयर लेते हैं और फिर उसके 10 रुपये भाव बढ़ जाता है तो बेच देते, इतना ही हमारा इंटरेस्ट होता है। लेकिन अगर वाकई आप सीरियस इन्वेस्टर हैं और सीरियस मनी आप बनाना चाहते हैं ना, और जो असंभव नहीं है, मैं आपको कह रहा हूँ, तो सीरियस मनी आप बनाना चाहते हैं ना, तो आप क्या है, वो एक पर्टिकुलर कंपनी छांट लीजिए। उसके आजकल तो इतना मटेरियल अवेलेबल है, यूट्यूब पे उसके इंटरव्यू सुनिए, उसके रिपोर्ट्स पढ़िए, वो कंपनी क्या कर रही है, क्या कहती है, क्या करता है। आपको, अगर आप उसको साल भर फॉलो कर लिया, अगर आपने 4 रिजल्ट्स आते हैं साल में, हर क्वार्टरली रिजल्ट आता है, हर क्वार्टर में रिजल्ट आता है, 4 क्वार्टर आपने उस आदमी की बातों को फॉलो कर लिया ना, तो आपको पता लग जाएगा ये आदमी कैसा है। कोई भेद की बात नहीं है इसमें। और बाजार की बातों से प्रभावित होने की जगह, मतलब ये जो मीडिया में देखिए बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं, मैं यहाँ पे बहुत सी बातें
मजबूर हूं कि मैं नहीं कर सकता। तो है क्या कि नीयत आंकने का एक ही तरीका है, दूर से नीयत आंकने का। वो जो कागज़ देता है ना, या जो इंटरव्यू देता है, आप उसको सुनिए, उस कंपनी को पढ़िए, टाइम लगता है इसमें, और आपको अपने आप पता लग जाएगा। फिर हाँ, जैसे इसका उदाहरण मैं दूं आपको, वो जैनसोल वाले सज्जन क्या कर रहे थे, जग्गी साहब, कह कुछ रहे हैं कर कुछ रहे हैं, कहता मैंने डिफ़ॉल्ट नहीं किया। आपने शायद वो वीडियो देखा नहीं देखा मुझे पता नहीं, लेकिन हमने बड़ा डिटेल में उसका एनालिसिस किया था कि प्रमोटर क्या है, क्या कर रहा है ये प्रमोटर, और उसके बाद से इनका सर्किट लगना बंद नहीं हुआ है। ऐसे हमने राजेश एक्सपोर्ट्स के बारे में बताया था, पूरी वीडियो पड़ी हुई है प्लेलिस्ट में, आप में से जिन्होंने नहीं देखी हो ना वो देख लीजिएगा। वहाँ पर भी उस राजेश एक्सपोर्ट्स के प्रमोटर ने क्या काम किया है। खबरें कुछ भी फैला दो आप, और हमारे रिटेल इन्वेस्टर इसीलिए फंसता है। अब हमारे विकी मोहन जी ने पूछा है कि सर ये राजेश एक्सपोर्ट्स में अब सर्किट क्यों लगना शुरू हो गया, लगातार नीचे जा रहा है तो सर्किट लगना क्यों शुरू हो गया। तो विकी मोहन जी, बात ये तो आपको समझ में आ गया हो क्यों सर्किट लग रहा है। अब तक तो आप समझदार हो गए हैं, कंपनी से रिलेटेड तो कोई उसमें डेवलपमेंट है नहीं, तो सर्किट कौन लगवा रहा है, तो आप समझदार हैं, आप समझ लीजिए। ऐसे इंडसइंड बैंक में देख लीजिए, वो कठवालिया साहब पता नहीं क्या क्या बोल के जा रहे हैं कि हमारे तो फोर्थ क्वार्टर में प्रॉफिट आएगा। अरे जितना तुम्हारा प्रॉफिट आता है ना, उससे ज़्यादा तो तुम्हारे ऊपर लॉस लगा हुआ है। कैसे चौथे क्वार्टर में प्रॉफिट लाओगे आप, बताओ तो सही। फिर क्या बताया कि हमारा जो लॉस हुआ है ना, वो हुआ 2070 करोड़ रुपए, और बताया आफ्टर टैक्स। मतलब कोई लॉस को भी ऐसे बताता है क्या। इसका मतलब क्या है, ये तीनों चारों जो बातें मैं कर रहा हूँ ना, ये वीडियोस में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हमारे दर्शक क्या करते हैं, हमारा वो थंबनेल है ना, वो देख के अपना अपना जो जितना सा उनका समझ में आता है ना उतना देख लेते हैं। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मैं तो यहाँ सीरियस इन्वेस्टर के लिए बैठा हूँ। जो सीरियस इन्वेस्टर है ना, मेरा टारगेट वो है ना, मेरे टारगेट व्यूज़ हैं ना मेरे टारगेट सब्सक्राइबर, कोई मेरा टारगेट नहीं है। तो ऐसे प्रमोटर को पहचाना जाता है। फिर इन्होंने कहा कि विजय माल्या की कंपनी ने कर्ज लिया था तो कंपनी बैंकरप्ट होती या चुकता करती, विजय माल्या पर केस क्यों हुआ। देखिए, विजय माल्या उस कंपनी के डायरेक्टर था, मैनेजिंग डायरेक्टर। और जैसे मैंने बताया कि मैनेजिंग डायरेक्टर जो होता है ना, या कोई भी डायरेक्टर होता है, अब ईंट और चूने की जो ईंट और पत्थर की जो कंपनी होती है ना, वो खुद थोड़ी काम करती है, तो किसी के थ्रू काम करेगी ना। जैसे एक एडवोकेट है, आप थोड़ी केस लड़ते हो, आपका कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो आप थोड़ी केस लड़ते हो, एडवोकेट केस लड़ता है। आप उसको सारी बातें बता देते हो। मान लीजिए आपने कोई गलती कर दी, और वो एडवोकेट को आपको बतानी पड़ेगी कि साहब मैं ये गलती कर आया। अब एडवोकेट साहब क्या करते हैं, उससे आपको ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं, तो आपके इंटरेस्ट में काम नहीं कर रहा है ना वो। तो ये एक लॉ में टर्म है जिसको फिड्यूशियरी ड्यूटी बोलते हैं। यानी कि जो भी व्यक्ति, जैसे एडवोकेट हुआ या कंपनी का डायरेक्टर हुआ, तो डायरेक्टर बनने पर उसकी एक एथिकल, मोरल और फिड्यूशियरी ड्यूटी है कि वो कंपनी के हित में ही काम करेगा, पर्सनल गेन के लिए काम नहीं करेगा। क्योंकि कंपनी बेचारी खुद तो जिंदा नहीं है ना, उसको तो लॉ ने जिंदा किया है। बायोलॉजिकली तो जिंदा नहीं है ना, वो सोचने समझने की ताकत तो उसमें नहीं है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, इन जनाब ने 17 बैंकों से लोन लिया, और विदेशों में इन्होंने 40 से ज़्यादा कंपनी, विजय माल्या की बात बता रहा हूँ, इन्होंने 40 से ज़्यादा कंपनियों में अपने असेट्स खरीद लिए। कहाँ से? इस कंपनी के पैसे से। कैसे? मनी लॉन्ड्रिंग करके। तो कंपनी का पैसा है, कंपनी का पैसा कहाँ से आया? शेयर होल्डर का पैसा है ना। आप जब सब्सक्राइब करते हो तो उस कंपनी में पैसे लगाते हो ना आप, तो पैसा बहुत सारे लोगों का पैसा है। वो विजय माल्या का पैसा नहीं, विजय माल्या का भी लगा हुआ होगा, वो प्रमोटर था तो लगा हुआ होगा, लेकिन खाली विजय माल्या का नहीं था ना। अब जैसे आपने कंपनी में शेयर सब्सक्राइब कर लिया,
अब वो पैसा कंपनी का होगा, क्योंकि मैंने क्या कहा, कंपनी भी एक आर्टिफिशियल पर्सन है और उसके पास भी राइट्स एंड ड्यूटीज़ हैं। तो वो आप उसके हित में काम करोगे, क्योंकि कंपनी खुद नहीं कर सकती, लेकिन आप उसका पैसा नहीं ले सकते, उसके बिहाफ पे काम करोगे। जैसे वकील जो होता है, एडवोकेट जो भी होता है, वो हमारे बिहाफ पे काम करता है, हमारे इंटरेस्ट के अगेंस्ट में अगर काम करेगा वो, तो वो अपनी फिड्यूशियरी ड्यूटी से मुकर रहा है। तो इसलिए उसको जो सज़ा हुई या जो उसके ऊपर मुकदमा चला, वो कंपनी का पैसा खाने के लिए, आप पर्सनल गेन पे कैसे, आप पर्सनल गेन के लिए कैसे काम कर सकते हो? कंपनी का पैसा, जब कंपनी का एक बार कंपनी फॉर्म हो गई तो उसका पैसा हो गया। अकाउंट भी आप बैंक में खुलवाओगे ना तो उस कंपनी के नाम से होता है। पैसा निकालने वाला कोई ना कोई डायरेक्टर होगा, लेकिन वो उसकी एजेंट की तरह काम करता है। तो ये बात, तो आशा है माइंड नमन जी कि आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं उनका समाधान मैं कर पाया हूँगा। फिर भी आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो आप अवश्य पूछिए। बिल्कुल, मैं सब दर्शकों से कहता हूँ, आपके मन में जो छोटे से छोटा और डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट जो आप ये कहते हैं ना, वो क्वेश्चन आपके दिमाग में आप सोचते होंगे ये क्वेश्चन बड़ा अजीब है, पता नहीं पूछने लायक है कि नहीं, आप पूछिए। जितना डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होगा, मैं फिर कह रहा हूँ, मुझे जवाब देने में बहुत आनंद आएगा। और इस प्लेटफॉर्म की यूटिलिटी भी यही है। जितना आप इसको यूटिलाइज़ करेंगे, जितना मेरे में समझ होगी, उतना मैं अपनी शक्ति से आपको बताने की कोशिश करूँगा। अब पीस गुरुजी पूछते हैं वीए टेक वाबाग के बारे में। तो देखिए, वाटर रिसाइकलिंग में ये कंपनी है, या मैं कहूँ वाटर में कंपनी है, रिसाइकलिंग तो इसका एक पार्ट है। तो म्यूनिसिपल और इंडस्ट्रियल दोनों एरियाज़ में प्रेजेंट है। म्यूनिसिपल क्या हुआ? म्यूनिसिपल में जो ड्रिंकिंग वाटर से रिलेटेड जो है, आपकी हमारे म्यूनिसपैलिटीज़ होती है ना, जैसे मुंबई में हुआ है तो बीएमसी, वैसे तो म्यूनिसिपल में ड्रिंकिंग वाटर से रिलेटेड, इंडस्ट्रियल में इंडस्ट्री से रिलेटेड, ठीक है। म्यूनिसिपल वाटर में अब ये क्या करते हैं, पूरी वाटर में जितने भी काम होते हैं, जैसे ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई से रिलेटेड, सीवेज वाटर का ट्रीटमेंट, ठीक है, इंडस्ट्रियल वाटर का ट्रीटमेंट, डिसैलिनेशन, जैसे बहुत से प्रोजेक्ट्स ये जो हैं मिडिल ईस्ट में रहते हैं, वहाँ पानी की कमी है, तो वहाँ जितना भी झीलें वगैरह जहाँ खारा पानी होता है वहाँ पे उसको डिसैलिनाइज का मतलब उसमें से उसको खारे पानी को मीठा बना देते हैं, और वाटर रिसाइकलिंग वगैरह, ये सारे काम ये करते हैं। वर्ल्ड की तीसरी लार्जेस्ट प्राइवेट वाटर ऑपरेटर, मतलब बहुत बड़ी कंपनी है, तीसरी लार्जेस्ट, और 25 से ज़्यादा कंट्रीज़ में इनकी प्रेजेंस है। क्या करते हैं, ये प्रोजेक्ट लेते हैं, और प्रोजेक्ट में कौन कौन से तरीके के काम करते हैं, ये ईपीसी प्रोजेक्ट लेते हैं, वो हम बार बार डिस्कस कर ही चुके हैं। ईपीसी लेते हैं, बूट लेते हैं, और हैम प्रोजेक्ट्स हैं, वो तीनों में काम करते हैं। अगर आपको इन टर्मिनोलॉजी को समझना है तो हम पहले एक हमारी प्लेलिस्ट में इन्वेस्टमेंट सिंप्लीफाइड में हम अशोका बिल्डकॉन का एक वीडियो बना चुके हैं। उसमें सारी ये टर्मिनोलॉजी जो है ना, कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, जो पीपी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से रिलेटेड जो ये टर्मिनोलॉजी है, ये हम बता चुके हैं, काफ़ी डिटेल में बताया। तो आप चाहें तो उसको देख सकते हैं, मैं चाहें तो लिंक भी अपना डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। फिर ये डिज़ाइन भी करते हैं, माल प्रोक्योर करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं। प्लांट बना दिया आपने, रिसाइकिल प्लांट या जो भी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बना दिया, उसके बाद इंस्टॉल कर देते हैं, फैक्ट्री में बना दिया, ले जाके साइट पे इंस्टॉल कर दिया, फिर कमीशनिंग कर देते हैं। रन करना, इंस्टॉल तो कर दिया आपने, भाई फ्रिज तो आप घर पे ले आए, या वॉशिंग मशीन आप घर पे ले आए, ठीक है, या आपने एलईडी टीवी ले आए, या प्लाज्मा टीवी आप ले आए, लगा के रख दिया, ठीक है, चालू तो करो इसको, चालू करके दिखाओ, हम बोलते हैं ना, तो वो कमीशनिंग उसको बोलते हैं। और फिर ऑपरेशंस एंड मैनेजमेंट, मतलब बाद में जो एएमसी टाइप का काम होता है ना, भाई प्लांट तो चल रहा है, अब ये एएमसी टाइप का काम। अब ये जो है, इनकी ऑर्डर बुक दिसंबर 2024 में 14,200 करोड़ की थी, बढ़िया ऑर्डर बुक है, 3-4 साल तक कोई इनको रेवेन्यू में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। आरओई 15% है, डेट टू इक्विटी हर 100 रुपये पे 22 रुपये का कर्ज है, 9200 करोड़ का मार्केट कैप है, 9200 करोड़ का, और प्राइस टू अर्निंग जो है 34 है। सेल्स ग्रोथ 3 साल की फ्लैट है, प्रॉफिट जो है वो 33% ग्रो हुआ है, और प्रमोटर के पास 19% है, एफआईआई के पास 18% है, डीआईआई के पास 2% है, और पब्लिक के पास 60% है। और अभी तक का
ऑल टाइम हाई नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स हैं पब्लिक में, 1,78,346, 1,78,346 शेयर होल्डर। अब आप समझ लीजिए कि ये पब्लिक में, जैसे हमने ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक के बारे में बताया था ना, ये पब्लिक इतनी अभिभूत हो जाती है शेयरों से कि भाई वीए टेक वाबाग तो चलेगा, पानी की कमी हो रही है। अरे कहानियों से कुछ नहीं होता, बस परफॉर्मेंस से होता है। यहाँ पर क्या है, ज़बरदस्त कंपटीशन है। प्राइवेट सेक्टर, लिस्टेड में बहुत ज़्यादा प्लेयर नहीं है, लिस्टेड जो हमारे स्फीयर है बहुत ज़्यादा प्लेयर नहीं है, लेकिन प्राइवेट प्लेयर्स बहुत सारे हैं। और जब आप बिडिंग करते हैं या कोई टेंडर लेने जाते हैं तो वहाँ ये मना नहीं, ये थोड़ी होता है कि आप लिस्टेड हो कि अनलिस्टेड हो, वहाँ तो सारे आते हैं। अब दूसरा क्या है, लार्ज वर्किंग कैपिटल साइकिल है। एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को कंसेप्चुलाइज करने से उसका इंस्टॉलेशन कमीशन करने में 2-2 ढाई साल लग जाते हैं। और फिर ये प्रोजेक्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम, प्रोजेक्ट सामने वाला कैंसिल कर दे। अभी सऊदी अरेबिया में इनके साथ कोई प्रॉब्लम हो गई, जैसे हमारे वोल्टास के साथ प्रॉब्लम हो गई थी मिडिल ईस्ट में, वैसे इसमें प्रॉब्लम हो रही है। फिर साइक्लिकल इंडस्ट्री है, ठीक है। और जब बाहर के देशों में ये प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करते हैं तो वहाँ पर इश्यूज आते हैं फॉरेक्स के। जब आप वहाँ से, तो आपने एक पर्टिकुलर करेंसी में लिया, जब वहाँ यहाँ पर लेके आओगे इंडिया में, तो फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन का रिस्क है ही। और पीई कितना है, 34 का। तो ऐसे करने पे भी, इतने कंपटीशन होने के बाद भी, इतनी प्रॉब्लम होने के बाद भी, सिर्फ नाम के, मतलब वाटर सेक्टर में, इसलिए पब्लिक ने इसको 34 का पीई दे रखा है। इसका पीई तो 8 भी नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल के, उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, 1/4 कर दिया जिसमें। तो ये आप देख लीजिए पीस गुरु जी, ये जो मैंने आपके सामने कुछ फैक्ट्स रख दिए। अब रौनक शाह जी वो पूछते हैं कि मोस्ट बिल्डिंग कंपनीज लाइक HIL, हिंदवेयर, प्रिंस पाइप, कैरेसिल, अपोलो पाइप्स, ये काफ़ी करेक्ट हो चुकी हैं। और बहुत सी उनमें से जो है ना, वो लेस देन 1 मार्केट कैप टू सेल्स पे ट्रेड कर रही हैं। तो क्या इनमें बॉटम बन गया और क्या लेने की है? तो देखिए, मैं लेने और बेचने की सलाह तो मैं दे नहीं सकता आपको। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। मैं फिर आपसे वही वाली बात दोहराऊंगा कि अगर आप हमारा वीडियो रेगुलरली देख रहे हैं तो आपको ये बात पता होगी कि हम बार बार ये कहते हैं कि फाइनेंशियल मैट्रिक्स केवल एक एस्पेक्ट है। जैसे कोई लड़का IAS का एग्ज़ाम दे रहा है और वो पिछली साल इंटरव्यू में रह गया और दोबारा अटैम्प्ट दे रहा है, तो क्या आप ये मान लेते हैं क्या कि हाँ भाई ये लड़का जो IAS में निकल जाएगा? बहुत से फैक्टर्स आपको कंसीडर करने पड़ते हैं, बहुत सी चीज़ें आपको ये मार्केट कैप टू सेल्स मीट्रिक सही है आपका, लेकिन आपको वो जो कंपनी है ना, वो कंपटीशन के कारण पिट रही है, ये करेक्शन क्यों हो रहा है, कितना उसका ROE है, ग्रोथ प्लान उसके क्या हैं। आजकल ये वैल्यू इन्वेस्टिंग का मीट्रिक है, जिससे आप एक मीट्रिक देख के या एक रेशो देख के आप डिसाइड करते हो। आप उसका बिजनेस मॉडल समझिए। यूट्यूब पे भी कोई आपको बिजनेस मॉडल नहीं समझाएगा, क्योंकि बिजनेस मॉडल समझ गए तो आप हर चीज़ कंपनी की समझ गए। फाइनेंशियल मीट्रिक्स तो आप कहीं भी टाइप करो, आपको सब जगह मिल जाएंगे। लेकिन कैसे काम करती है कंपनी, पैसा कैसे बनता है, वो चीज़ जो है ना, वो चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। ये बात ठीक है आपकी कि अच्छा, इनमें से कई जो मैंने देखी कंपनीज, उनमें से कई के मार्केट कैप टू सेल्स तो 4 हैं, आप कह रहे हैं अराउंड 1 है, 2-1 के हैं, 2-3 के हैं, बाकी के नहीं है। आधी कंपनी मान लें आपकी, आधी कंपनियों की 6-7 कंपनियां हैं, 3 और 2 5 में से शायद 2 या 3 कंपनियों के तो मोर देन 3 या मोर देन 2 है मार्केट कैप टू सेल्स। तो इसलिए रौनक शाह जी, एक चीज़ पे कभी भी विश्वास ना करें। आपको इन्वेस्ट करना है ना, तो जिसको कहते हैं ना 360 डिग्री व्यूज़, चारों तरफ घुमा के देखो आप उसको, और तब आपको ये बात पता लगेगी कि ये कंपनी जो है इन्वेस्टमेंट के लायक है कि नहीं। क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है ना, वो आपको केवल पास्ट बताते हैं, बिजनेस मॉडल आपको फ्यूचर की तैयारी कराता है। और बिजनेस मॉडल मैं ये समझता हूँ कि एक
बेटर तरीका है कंपनी को समझने, क्योंकि एक आम आदमी भी ये बता सकता है कि हाँ ये आगे चलेगी कि नहीं चलेगी। तो ये सारी चीज़ें। फिर अभिषेक मनानी जी SIS लिमिटेड के बारे में पूछते हैं। वो ये कहते हैं कि मैंने 400 रुपये में शेयर लिया और ये नीचे गिरता जा रहा है, तो आपको लगता है क्या कि ये इसको एवरेज किया जाना चाहिए? देखिए, आपको भी मैं वही वाली बात कहूँगा कि लगता है आप भी हमारी जो वीडियोस जो है ना वो देखते नहीं हैं, या तो आप नए हमारे चैनल पे आए हैं। एवरेज तो कभी करना ही नहीं, उसका कारण क्या है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फिर कभी मौका मिलेगा तो मैं बता दूंगा आपको, और कोई मुझे ध्यान नहीं है कौन सी वीडियो मैंने वो ये चीज़ डिस्कस की थी। तो एवरेज तो नहीं करना है, चाहे ऊपर भी नहीं करना और नीचे भी नहीं करना, मतलब नीचे जाते समय भी नहीं करना और ऊपर चढ़ते समय भी नहीं करना। खैर, ये कंपनी करती क्या है, ये सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, गार्ड वगैरह प्रोवाइड करती है। कहाँ भारत में भी करती है और भारत से बाहर भी करती है। फिर ये फैसिलिटी मैनेजमेंट, साफ़ सफाई का काम, मेंटेनेंस का काम, हाउस कीपिंग जिसको बोलते हैं ऑफिस में, ठीक है, उनका काम करती है। फिर ये कैश मैनेजमेंट सर्विसेज, जैसे हमने CMS इन्फो सिस्टम और अपना AGS ट्रांजैक्ट की बात हम लगातार कर ही रहे हैं, जो कंपनी दिवालिया होने वाली है, और वो भी कैश मैनेजमेंट सर्विसेज करती है। तो ये जो है CMS के बाद नंबर 2 कैश मैनेजमेंट सर्विसेज में जॉइंट वेंचर है एक्चुअली ये, ठीक है। मार्केट कैप 4700 करोड़ का है, ROE 8% है, डेट टू इक्विटी हर 100 रुपये पे 64 रुपये। अब आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, फिर आपको आपने ये नीचे क्यों जा रहा है उसका आंसर मिलेगा आपको। सेल्स ग्रोथ 3 साल में 10% बढ़ी है, प्रॉफिट ग्रोथ 31% कम हुआ है। लगातार 3 साल से जो कैश फ्लो है ना वो नेगेटिव है, और 26 मार्च को इन्होंने 250 करोड़ का कर्ज और लिया है। यहाँ 0.64 पहले से है, इनको कैश फ्लो ये नेगेटिव हैं, सेल्स इनकी बहुत ज़्यादा बढ़ नहीं रही है, और फिर ये जो 250 करोड़ का कर्जे का अप्रूवल लिया है बोर्ड से अभी कंपनी ने 26 मार्च को। तो ऐसी कंपनी में जो डर है ना वो ये है कि जैसे AGS ट्रांजैक्ट जो है ना दिवालिया हो रही है ना, हम इसको सबको डिस्कस कर चुके हैं अभिषेक जी। तो जैसे AGS ट्रांजैक्ट की स्थिति है ना, ज़्यादा कर्जे लेने के कारण ये, वैसी बाज़ार को ये डर है कहीं इस कंपनी के साथ भी वैसा नहीं हो जाए, क्योंकि धंधा हो नहीं रहा है और जो ये कर्जे पे कर्जा ले रही है। प्रमोटर के पास एक ही खास बात है इसमें, प्रमोटर के पास 72% है, FII के पास 13% है, DII के पास 5.25% है, और पब्लिक के पास 9.5% है। तो ये है सर अभिषेक जी कहानी। डिसाइड आपको करना है कि आगे क्या करना है। जितने भी शेयर की मैंने बात की उसमें मेरी कोई ख़रीद फरोख्त की राय नहीं है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ के इस बारे में निर्णय लें। आपको अगर मेरा प्रयास पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।